इस वीडियो में हम वो सारे टॉपिक आपको बताएं जो आपके हरिहर और बुक्का ने जिसकी स्थापना की थी। और इसी में जो इम्पोर्टेंट रहता है वो मुगल काल, बहुत इम्पोर्टेंट 100 तक के आर्टिकल अगर कहाँ से लिए गए हैं, ये संवैधानिक स्रोत के बारे में आपसे पूछ जो बंदरगाह आपके रहते हैं इनके बारे में पूछ लेता है, गरशोपा बंदरगाह, ठीक है, ग्रहों के बारे में पूछ लेता है कि कौन सा चमकीला ग्रह है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी शानदार तरीके से चल रही होगी। और ये वीडियो एसएससी जीडी के रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम आपके 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और काफ़ी लोगों का 4 फरवरी को पेपर होगा और काफ़ी लोगों का जो है 18-20 फरवरी या 25 फरवरी को पेपर होगा। तो मैंने पहले भी बताया है 4 फरवरी और कुछ शुरुआती दिन जो 4 से 10 के बीच में रहते हैं, इनको छोड़कर बाकी लोगों को बहुत फायदा होने वाला है इस वीडियो से, ठीक है, क्योंकि आपके लिए रिवीजन का समय बहुत अच्छा है और आप अपनी चीज़ों को रिवाइज करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर वायु की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। ये आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं साइंस एवं जो अदर देन सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान है, आपका गणित है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इन सभी का जो है कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर किया गया है, जिसमें आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं विद सॉल्यूशन। इनको आप जो है प्रैक्टिस करके और इनका कंप्लीट सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। अगर आप भी अग्निवीर वायु की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपके लिए रह सकते हैं। अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इनका एक कॉम्बो पैक भी आता है जिसमें ये तीनों बुक्स आपको मिलने वाली हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं और अग्निवीर वायु की अपनी कंप्लीट तैयारी को बहुत ही अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनसे जो है प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर भी करेंगे। इस वीडियो में हम वो सारे टॉपिक आपको बताएंगे जो आपके सिलेबस से हैं, जिनसे एसएससी प्रश्न पूछता है और एसएससी जीडी के एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन रहते हैं, मतलब वहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ऐसे टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा, नोट डाउन कर लेना और एक बार अपने नोट्स को उठाकर, अपनी बुक्स को उठाकर इन टॉपिक्स को 1 से 2 बार रिवाइज करके अपने एग्जाम में बैठना। जीएस के अंदर आप अच्छा स्कोर करके आओगे। यूट्यूब पर एक चीज चल रही है, मैं देखो किसी की भाई बुराई नहीं करना चाहता और ना ही मैं किसी को जो है बुरा बता रहा हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है, पर्सनल एक्सपीरियंस में वो आपको बता रहा हूँ कि एसएससी जीडी रैंक 1 रैंक 2 दोनों ही वीडियो बनाते हैं भाई इस बार के। और रैंक 1 कल मैं देख रहा था ऐसे ही वीडियो, तो उन्होंने अपना टेलीग्राम चैनल पर अपना जो मॉक टेस्ट वाला है वो पीडीएफ डाल रखा है। काफ़ी बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप इन लास्ट के दिनों में किसी दूसरे का नोट्स, और वो भी नोट्स नहीं है, ठीक है, सिर्फ वही क्वेश्चन है जो मॉक टेस्ट में जो उनको नहीं आते थे वो नोट डाउन किए हुए हैं और बंदा उनको पढ़ने के लिए बोल रहा है। 20-30 हजार व्यूज आ रहे हैं वीडियो पर, समझो 20-30 हजार को वो ले बैठेगा। उसका कारण ये है कि मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो उसको नहीं आते थे, तो आपको कैसे पता भाई कि यही क्वेश्चन आएंगे? पहली बात तो वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। आप उनको पढ़ के जाएंगे, आपका नुकसान होगा। जो कीमती समय जहां पर आप अपना सिलेबस रिवाइज कर सकते हो वो दूसरे की पीडीएफ में आप लगा दोगे। तो मेरी एक आपके लिए विशेष सूचना ये है कि इन बचे हुए दिनों में किसी दूसरे की पीडीएफ, किसी दूसरे का नोट्स रिवाइज करने या पढ़ने की कोशिश मत करना। आप अपना नुकसान करोगे। रैंक 1 की तो छोड़ो, आप रैंक लास्ट भी नहीं ला पाओगे। ये हकीकत होती है भाई। अपनी चीजों पर भरोसा करिए, जो 1 वर्ष तक आपने पूरा पढ़ा हुआ है उन पर भरोसा करिए, उनको ही रिवाइज करके जाना है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स हम आपको बता दे रहे हैं, आराम से सब्जेक्ट वाइज बता दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना और अपने ही नोट्स या कॉपी में से रिवाइज करके जाना इनको, ठीक है भाई। अंतिम दिनों में आप अपना समय वेस्ट मत करना किसी की पीडीएफ में। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बात आप बाद में आकर बोलोगे कि भैया उससे क्वेश्चन नहीं मिला और मैंने वहां टाइम वेस्ट किया। ऐसा होता है। रैंक 1 लाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी होती है भाई। रैंक 1 जब आनी होती है ना, तो वो उतनी ही पढ़ाई में आती है। बस डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा फंसता है, आपका लक कितना साथ देता है। बाकी मेहनत तो आपकी जबरदस्त होनी ही चाहिए, ठीक है। तो आप पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ना। देखो हिस्ट्री से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हिस्ट्री में मैंने सारी चीजें नोट कर ली हैं, ठीक है। हिस्ट्री में प्राचीन भारत का जो इतिहास रहता है, इसमें कुछ जो है आपकी चीजें रहती हैं इंपॉर्टेंट। देख तो एक तो सबसे पहले आपकी वैदिक सभ्यता रहती है और हड़प्पा सभ्यता। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, वेदों के बारे में क्वेश्चन बन जाता है और आपसे जीडी के एग्जाम में पूछ भी लेता है। तो वेदों से एक जो है क्वेश्चन, जो सिंधु घाटी सभ्यता है और वेद हैं, एवं इनमें ही जो आपके
बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, इनसे प्रश्न बन जाता है। महात्मा बुद्ध के बारे में पूछ लेते हैं, कभी जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं उनके बारे में पूछ लेता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इनमें वो है बौद्ध संगीतियाँ, जो आपकी 4 हुई थी, वहाँ से प्रश्न बनता है। हर बार बना है तो हो सकता है इस बार भी बन जाए, तो उसको आप रिवाइज करके जाना। इसके अलावा जो अभी एसएससी क्वेश्चन बना रहा है ना, वो महाजनपदों से, जो हमारे 16 महाजनपद थे वहां से प्रश्न बन रहा है, तो उसको आप जरूर तैयार करके जाएं। 16 महाजनपद, उनकी राजधानियां याद करके जाएं, ठीक है। इसके अलावा जब आप आगे बढ़ेंगे तो मगध साम्राज्य के बारे में, जो मगध डायनेस्टी थी उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको भी करके जाना, ठीक है। इसके अलावा कुछ वंश हैं आपके, उनके जो वंश बसाने वाले लोग हैं उनके बारे में पूछ लेता है कि किसने इसकी स्थापना की थी, उसके बारे में भी आपसे पूछता है। इसके अलावा गुप्त वंश, गुप्त जो डायनेस्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। इसके अलावा जो हर्षवर्धन काल रहा है उसके बारे में भी आपसे पूछ लेता है। तो ये वो चीजें हैं जिनको आप रिवाइज करके जाना। और कुछ दक्षिण भारत के राजवंश हैं उनको भी रिवाइज करके जाना, क्योंकि एसएससी दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में पूछता है। तो ये तो प्राचीन इतिहास की कुछ चीजें हैं जो आपको रिवाइज करके जानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हड़प्पा सभ्यता, इसके अलावा गुप्त वंश। ये 4 चीजें आप एंशियंट हिस्ट्री में करके जाना रिवाइज अच्छे से, ठीक है। उसके अलावा मध्यकालीन, देखो अब अंतिम समय में बहुत डीपली आपको नहीं पढ़ना है, बस चीजों को रिकॉल करना है। इस वजह से मैं पूरा सिलेबस आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आपको रिवाइज करना है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है बट देख लेना, इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन यानी मिडाइवल हिस्ट्री में अगर हम बात करें आपसे, तो इसमें दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के कुछ प्रमुख वंश हैं, जैसे गुलाम वंश है, गुलाम वंश से क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी स्थापना किसने करी थी, ठीक है। इसके अलावा खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, ठीक है। लोधी वंश से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, किसने इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा तुगलक वंश मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछ लेता है, जो आपके हरिहर और बुक्का ने जिसकी स्थापना की थी। और इसी में जो इम्पोर्टेंट रहता है वो मुगल काल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुगल काल के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। मोस्ट इंपोर्टेंट तो मुगल काल ही है। इसके अलावा तुगलक वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, इसके संस्थापक जो रहते हैं, और जो इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं हिस्ट्री की, उसमें जो आती है ना साहित्य का जो पोर्शन रहता है, तो वहां से पूछ लेता है बुक्स जो एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री की, तो ये आप करके जाना, ठीक है। बाकी मुगल काल में आपका जो भी रहता है, मुगल काल मोस्ट इम्पोर्टेंट है मिडाइवल हिस्ट्री का, तो वो आप करके जाना। भाई आप आधुनिक भारत की अगर हम बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री में भाई राष्ट्रीय आंदोलन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के अलावा हम अगर बात करें तो जो ब्रिटिश साम्राज्य हमारा आया था उसका विस्तार, कहाँ आए थे ये लोग, ये भी बहुत, जो यूरोपीय कंपनियां आई थी, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है। और बाकी जो आपके रहते हैं ना राष्ट्रीय आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करके जाना, ठीक है। 1905 के बाद का जो भी टाइम पीरियड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 1885 वाला आप देख लेना, ठीक है, जिसमें आपकी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, इनको करके जाना। इसके अलावा गांधी युग, ठीक है, 1919 से लेकर जो 1947 तक आपका गांधी युग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो ये भी आप जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है इसके अंदर करके जाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। बाकी स्वतंत्रता के बाद भारत है, तो उसके बाद आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के बारे में पूछा जाता है। तो ये कुछ चीजें हमने आपको हिस्ट्री की बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अब आप कहोगे कि भैया हिस्ट्री में लगभग पूरा सिलेबस बता दिया है, जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं ना, तो कुछ ना करके जाओ, कम से कम इनको तो रिवाइज करके जाना ही है, ठीक है। लगभग अगर आप 1-1 घंटे भी बैठोगे तो अपनी इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करके चले जाओगे एग्जाम में, हिस्ट्री का पार्ट। उसके बाद हम आपसे बात करें तो हम पॉलिटी के बारे में मैं एक ही बात बोलता हूँ कि एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, तो 1 से लेके 100 तक के आर्टिकल। अगर 1 से लेके 100 तक के आर्टिकल आप रिवाइज करके जाते हो या आपकी तैयार है, इसके अलावा जो शेड्यूल रहती हैं आपकी, भाग रहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपके संवैधानिक स्रोत रहते हैं वहां से प्रश्न बनता है, पूछ लेता है कि आपातकाल कहाँ से लिया गया है, ठीक है। इस तरीके से नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ये संवैधानिक स्रोत के बारे में आपसे पूछता है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, यानी जो संवैधानिक संशोधन है, उनके बारे में भी प्रश्न आपसे पूछ लेता है,
कई बार जो है प्रश्न यहाँ से बना है, तो आपके एग्जाम में भी बनेगा। इसके अलावा जो है कुछ जैसे आपातकाल बारे में पूछ लेता है, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, तो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 123 आर्टिकल बहुत पूछा जाता है, 124 जो है आपका बहुत पूछा जाता है, तो इनके बारे में अच्छे से देख के जाना। मतलब जितने भी आपके, देखो पहली बात तो शेड्यूल आप कर लेना, इसके अलावा जो भाग दिए गए हैं उनको कर लेना, 1 से लेकर 100 तक के आर्टिकल रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो आर्टिकल रहते हैं उनको आप जो है रिवाइज करके जाना, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपका मिलेगा। पॉलिटी की अगर हमने बात करी तो पॉलिटी में इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं और उम्मीद करता हूं कि आपकी किस्मत सही रही तो 1 से लेकर 100 तक के आर्टिकल के अंदर आपको प्रश्न मिल जाएगा, चाहे वो मौलिक अधिकार से मिल जाए, चाहे वो सिटीजनशिप यानी नागरिकता से मिल जाए, चाहे आपको मौलिक कर्तव्य से मिल जाए, चाहे राष्ट्रपति से मिल जाए, ठीक है, उपराष्ट्रपति से मिल जाए, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बन ही जाता है, ठीक है। जो अटॉर्नी जनरल वगैरह हैं यहाँ से भी प्रश्न बनता है, ठीक है। तो 1 से लेकर 100 तक के आर्टिकल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको रिवाइज करके जाना। पॉलिटी के बाद हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। देखो ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो भारत के भूगोल की अगर हम बात करें तो उसमें जो है एक भारत का सामान्य परिचय रहता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, इसमें कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, कितनी तटीय सीमाएं हैं। मतलब जो भारत एवं उनके पड़ोसी देशों एवं भारत के राज्यों के बारे में एक आपको ज्ञान, बेसिक रफली ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। वहां से प्रश्न बोला जाता है। पिछली बार ही एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछ लिया था कि सबसे ज्यादा जो है किस देश के साथ भारत की सीमा लगती है, तो सभी को पता है ना। तो ये प्रश्न बनते हैं यहाँ से भारत के भूगोल में, यानी भारत का एक परिचय एवं उसकी भू आकृति, ठीक है, कहाँ कहाँ टच होता है, कितनी तटीय सीमा है, कितनी स्थलीय सीमा है, इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो करके जाना। इसके अलावा नदियां रहती हैं, भारत की नदियां एवं उनके किनारे बसे शहर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार पूछा जाता है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। शहर के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो नदियां एवं उनके किनारे बसे शहर। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं वो भी आपसे पूछी जाती हैं, उनके राज्य पूछ लेगा डायरेक्ट, है ना। जलप्रपात हैं कुछ, ठीक है, सिंचाई परियोजनाएं हैं एवं पोर्ट, जो बंदरगाह आपके रहते हैं इनके बारे में पूछ लेता है। गरशोपा बंदरगाह, है ना, नावा सेवा बंदरगाह, इनके बारे में पूछ लेता है, ठीक है। तो इनको आप करके जाना, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीजें रहती हैं, पशुपालन रहता है हमारा, और कृषि के बारे में बहुत प्रश्न पूछता है, ठीक है। पिछली बार जो कृषि पूछी गई थी वो शायद मेरी शिफ्ट में ही प्रश्न आया था। उसके बारे में क्या नाम, रोपड़ कृषि करके ऐसे कोई प्रश्न बना था। तो कृषि से बहुत प्रश्न बनते हैं एवं मिट्टियां पूछी जाती हैं, कितने प्रकार की मिट्टी हैं, और लगभग 4 प्रकार की जो मिट्टी हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। खनिज संसाधन के बारे में पूछता है, ठीक है, खनिज संसाधन आप करके जाना। इसके अलावा परिवहन पूछ लेता है, बंदरगाह की हमने बात कर ही ली है। तो ये जो है कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं जो आपके ज्योग्राफी से हैं, भारत की भूगोल से हैं, इनको आप करके जाना। और बेसिक रफली भारत के बारे में, उसके पड़ोसी देशों के बारे में, और देश राजधानी और उनकी मुद्राएं, इतना तो कम से कम करके जाना ही, यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा। भाई हम बात करें वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो इसी में भी जो है कुछ वर्ल्ड की नदियां रहती हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो विश्व भूगोल के अंदर आपको जो सोलर सिस्टम वगैरह रहता है इसको भी करके जाना, ठीक है। जो हमारे सोलर सिस्टम में जो परतें वगैरह हैं इनके बारे में आप करके जाना। जो ग्रह हैं, हमारे प्लैनेट्स हैं, इनके बारे में जानकर जाना। मतलब एक सोलर सिस्टम के बारे में आप जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है। ग्रहों के बारे में पूछ लेता है कि कौन सा चमकीला ग्रह है, कौन सा जो है पृथ्वी की बहन ग्रह कहलाता है, कौन सा नीला ग्रह है, कौन सा लाल ग्रह है, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो इनको करके जाना, ठीक है। मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बात करें भाई इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में मैं हमेशा से बोलता हूँ कि 5 ईयर प्लान के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ बैंक्स रहती हैं जैसे आरबीआई है ना, और भी बैंक जो हैं आपकी, उनके बारे में पूछ लेता है। मुद्रा के बारे में आपसे पूछेगा। इसके अलावा एनएनपी है, जो जीडीपी है, जीडीपी के बारे में पूछ लेता है। और इस बार जो है इस मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर का टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा थोड़ा बहुत बजट के बारे में देख के जाना, क्योंकि बजट से भी प्रश्न इस बार बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप करके जाना।
ठीक है। इकोनॉमी में यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, मुद्रा है, बैंकिंग है, वित्त है, ये सारे पूछा जाता है। एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में आपसे पूछ लेता है, अर्थव्यवस्था के बारे में। तो ये चीजें करके जाना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए, वो 5 ईयर प्लान है, 12 हुए थे, इनको रट लेना। प्रश्न बनेगा यहाँ से 101% बनेगा किसी न किसी शिफ्ट में, तो इसको करके जाना। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में देखेंगे आप, सबसे पहले विटामिन का टॉपिक करके जाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन के बारे में पूछा जाता है। विटामिन के अलावा कुछ रोग हैं, उनको करके जाना। किससे फैलते हैं वो, कौन से रोग, कौन सा अंग उनसे प्रभावित होता है, ये सारी चीजें आपसे पूछा जाता है। अब हाल ही में आपने देखा होगा जो RWA का टेस्ट दिया होगा आपने, मैंने तो दे दिया था, बट मैं इस बार एग्जाम नहीं देने वाला हूँ GD वाला, लेकिन मैंने टेस्ट दिया था। तो उसमें मैंने देखा कि पूछा गया था निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये साइंस के कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं, इनको आप करके जाना। एक विटामिन मैंने बता दिया, रोग मैंने बता दिए, कौन उन रोगों को फैलाता है, और इसके अलावा कौन सा अंग उनसे शरीर का प्रभावित होता है। बाकी सेल वगैरह जो कोशिका वगैरह है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जो है नॉलेज रफली आप पढ़ के जाना। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपके सिलेबस से ही हैं। कुछ चुनिंदा टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ कि रिवीजन आपको पूरे सिलेबस का इन बचे हुए दिनों में कैसे करना है। ठीक है, सारी चीजें रिकॉल नहीं करनी है, कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं जिनको आप करके ही जाना। मतलब इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इनको आप स्किप नहीं कर सकते हो, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे देखो, कुछ चीजें तो मैंने आपको ज्योग्राफी में बता दी, वो भी स्टैटिक जीके में आ जाती हैं। जैसे दर्रे हमने बताए हैं आपको, नदियां आपको बताई हैं, नदियों के किनारे बसे शहर बताए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताए हैं, ये सारी चीजें स्टैटिक जीके में आ जाती हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य। भाई कला एवं संस्कृति जो टॉपिक रहता है, वहां से आपसे पूछा जाता है। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, उनसे संबंधित व्यक्ति और उनसे संबंधित पुरस्कार, यहां तक SSC पूछ रहा है। क्योंकि आपसे पूछता है कि ये किस लोक नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, इस तरीके से पूछा जाता है। और किस राज्य में ये लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, ये चीजें आप करके जाना लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य के बारे में। इसके अलावा वाद्य यंत्र एवं वादक बहुत पूछे जाते हैं। पूछेगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, एवं इनके पुरस्कार पुरस्कार पूछता है। देखो, एक तो वो तो आपसे पूछता ही है कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, एवं पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करके जाना। आप फंस जाते हो जब वो क्या होता है कि आपको प्रश्न पता हुआ होता है कि ये इस वाद्य यंत्र से संबंधित है, लेकिन कभी कभी आप उस पुरस्कार स्किप करके चले जाते हो, वो वहीं से घुमा के पूछ लेता है, जो आप फिर उसमें अटक जाते हो। तो ये चीजें आपको करके जानी ही है। ठीक है, और एक बुक आपसे पूछी ही जाएगी हर शिफ्ट में। ठीक है, तो पुस्तक एवं लेखक, ये टॉपिक यूट्यूब से या अपने नोट्स से या अपनी बुक से जरूर रिवाइज करके जाना। पुस्तक एवं लेखक, देखो हिस्ट्री में कुछ किताबें रहती हैं, उनके आपसे पूछ लेता है डायरेक्टली, वो तो हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है, वो आपसे बन जाता है। और कभी कभी बुक जो अभी लेटेस्ट वाली करंट अफेयर्स की बुक जो रहती हैं, उनको जो है पूछ लेता है। इसके अलावा कुछ बुक्स हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं, जो SSC पूछता है, ये हर एग्जाम में पूछता है SSC अपने। तो उन पुस्तक एवं उनके लेखक को जरूर आप करके जाना। ठीक है, इसके अलावा पुरस्कार एवं सम्मान जो अभी हाल फिलहाल में दिए गए हैं, ये करंट अफेयर्स में आ जाएगा, जो हाल फिलहाल में पुरस्कार दिए गए हैं। खेल कूद में जो पुरस्कार मिले हैं और खेल कूद से संबंधित व्यक्ति, ये टॉपिक मैंने आपको यूट्यूब पर कराया हुआ है अपने चैनल पर, कि खेल कूद से संबंधित व्यक्ति एवं उन्हें जो पुरस्कार मिलते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट का। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि ये व्यक्ति हैं और किस खेल से संबंधित है, ऐसे पूछ लेता है डायरेक्टली। और इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है, हाल फिलहाल में अगर मिला होगा तो इसको आप करके जाना। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक दिवस आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, एक दिवस आपसे हर शिफ्ट में पूछा जाएगा, तो दिवस का टॉपिक आप करके जाना। दिवस एवं उनकी थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी लास्ट समय में, यार कोई तो PDF में लगा होगा, कोई मैराथन क्लासेस में लगा होगा। ये समय है सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक पर ध्यान देने का जिनसे प्रश्न बनेगा, और आप उनको रिवाइज करके जाएं 2-3 बार।
ठीक है, वहां से प्रश्न बन जाएगा और आप करके भी आएंगे। जो मैराथन्स के चक्कर में और इनके चक्कर में पड़ गया ना कि टॉपर्स की पीडीएफ देख लेता हूँ तब जाता हूँ एग्जाम में, तो ना तो टॉपर्स की आप वहां से रिवीजन कर पाओगे, ना पढ़ पाओगे, और ना अपना नोट्स रिवाइज करके जा पाओगे, एग्जाम में बैठ के रोओगे। सिर्फ इतनी बात मेरी याद रख लेना, ठीक है। तो इसलिए टॉपर्स के चक्कर में मत पढ़ो, मैराथन्स के चक्कर में मत पढ़ो, अपने कंसेप्ट रिवाइज करो टॉपिक वाइज, ठीक है, वही काम आने वाले हैं, ठीक है। और देखो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्था हैं, जैसे आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया और WHO हो गया, इसके अलावा जो है WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इनके डायरेक्ट हेडक्वार्टर पूछ लेता है, इनके मुख्यालय के अलावा इनके जो है अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये आपसे पूछ लेता है। कहने का मतलब ये है, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, UNO के बारे में पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आपसे पूछे ही जाएंगे। आप लगे रहना हिस्ट्री पूरी रटने में, ज्योग्राफी रटने में, और यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। भाई 20 प्रश्न बनने हैं यार, वो पॉपुलर टॉपिक से प्रश्न उठा लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अगर आप इनको ही करके जाएंगे तो आप अच्छा स्कोर करके आ पाएंगे, समझे बात, ठीक है। इसके अलावा स्पोर्ट हमने बता ही दिया, कुछ राष्ट्रीय घटनाएं रहती हैं, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक हो जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय कुछ घटनाएं। बाकी ये सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं, ठीक है। सारी चीजें हमने लगभग आपको जितनी भी नोट करी थी हमने एनालिसिस करके, और हाँ सारी चीजें हमने लगभग आपको बता दी हैं। और एक चीज याद रख लेना कि इतनी चीजें मोस्टली आप करके जाना जीएस के अंदर, ठीक है। जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, जितने भी टॉपिक बताए हैं, इतनी लगभग रफली आप लिख लो और इनको लगभग करके जाना। जो मेरे मुंह से टॉपिक निकल गया वो लिखा हुआ है, वहां से प्रश्न बनता ही बनता है भाई। जीडी के एग्जाम के लिए बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, 10वीं लेवल का एग्जाम है, आपसे यहीं से प्रश्न बनते हैं। जो करके पढ़ के जाता है वो करके आता है, सीधी सी बात ये है। और जो भाई पढ़ेगा अभी टॉपर्स की पीडीएफ देखने में, वो पीडीएफ रट तो पाएगा नहीं, आपको भी पता है 135 पेज की पीडीएफ कौन रट पाएगा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक रियलिटी के बारे में बता रहा हूँ। मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, 2 बार जीडी क्वालिफाई भी किया हुआ है, ठीक है। हवाबाजी करने में मैं रहता नहीं हूँ, जो रियलिटी होती है। मैंने कभी आपको अपने नोट्स नहीं दिए, उसका रीजन यही है कि मेरे नोट्स हैं, सेल्फ क्रिएट किए हुए नोट्स हैं, वो मैं ही समझ सकता हूँ, आप नहीं, ठीक है। हाँ दिए हैं, हिंदी की कुछ चीजें दी हैं हमने आपको, मैथ्स का हमने नोट्स डाला हुआ था, लेकिन आप उनसे फायदा नहीं ले सकते हो जितना आप अपने नोट्स से ले सकते हो। भाई टॉपर कैसे बना था, उसने अपना नोट्स बनाया था, अब वो आपको अपना नोट्स दे रहा है। भाई आप अपना सेल्फ क्रिएट करो ना, तब आप जाके कहीं भला आपका होगा। बात समझ में आई। अब समय नहीं है कि आप क्रिएट कर पाओ, जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन करने का समय है। जितने भी टॉपिक मैंने बता दिए लिख लेना, रिवाइज करके जाना। आपके सिलेबस से ही मैंने बताए हुए हैं, आपने इनको पढ़ा होगा कहीं न कहीं, और आप इनको रिवाइज कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ, और आराम से पेपर देना, माइंड फ्री होके देना। आपने बहुत मेहनत की है। एंड टाइम में मैं 1-2 वीडियो आपके लिए इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आप डिमोटिवेट मत होना, आपने बहुत मेहनत की है, ठीक है, और आप इस बार सफल भी होंगे। और SSC GD के रिगार्डिंग भाई हमेशा से मेरा दिल रहा है, और हमेशा से जो है मैंने चीज़ें आपको दी हैं, आपको गाइड भी किया है, ठीक है। और कुछ चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं, उनके चलते मैं वीडियो ज़्यादा बनाता नहीं हूँ, ठीक है। बाकी एक समय ऐसा आएगा कि मैं रेगुलर हो जाऊँगा, यूट्यूब पर वीडियो भी बनाऊँगा, लेकिन अभी कुछ समय बाद, ठीक है भाई, क्योंकि मेरी खुद की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मुझे भी जॉब चाहिए, ऐसी बात है, अभी ऐसे समझो, ठीक है। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जिनका भाई 4 फरवरी को पेपर है उनको ऑल दी बेस्ट। बहुत शांत मन से, दिमाग से अच्छे से प्रश्न पढ़ के तब उत्तर देना। नेगेटिव मार्किंग, खैर क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा इफेक्ट आपको डालने वाली नहीं है। 1/8 की नेगेटिव मार्किंग, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, और बहुत आसान पेपर आएगा, ठीक है। जय हिंद।